वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.5 हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेज। हम बीमारी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी होने से कैसे बचा सकते हैं कि बीमारी हो ही ना, और उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर एक बार हो गया तो उसको कैसे ठीक करना है, या वो बीमारी ज़्यादा बढ़े ना, कंट्रोल में रहे, या फिर वो बीमारी दूसरों को स्प्रेड ना हो। तो ये सारा कंट्रोल के अंदर आता है। तो डिजीजेस को हम प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक में इसके बारे में जानेंगे। यू माइट हैव हर्ड द फ्रेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये बात आपने सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी प्रिवेंट कर लो, बीमारी को होने से ही बचा लो। ये बेहतर है कि बीमार होने के बाद उसका क्योर ढूंढो, इलाज करो। बीमारी हो ही ना, ये अच्छी बात है कि नहीं, बजाय इसके कि बीमार होने के बाद फिर उसका इलाज किया जाए। इसकी नौबत ही ना आए कि इलाज करना पड़े, पहले ही बीमारी ना हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों तरह की बीमारी से बचाएं। एक्टिविटी 3.6 लेट अस रीड। चलिए पढ़ते हैं। ओडिशा कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन। तो यहाँ की कम्युनिटी की लीडरशिप में एक सैनिटेशन कैंपेन चलाया गया था। सैनिटेशन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। बेसिकली जो टॉयलेट का वेस्ट है वो प्रॉपर जगह जाकर डंप किया जाए, उसको थ्रू आउट फेंका जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि खुले में कोई टॉयलेट कर रहा है। जैसे पहले घरों के अंदर टॉयलेट नहीं होते तो लोग खेत में जाते थे, झाड़ियों के अंदर जाते थे, तो वो जो टॉयलेट वेस्ट था वो ऐसे ज़मीन पे पड़ा होता था। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर कोई इंसेक्ट वगैरह गया, खासतौर से जो हाउस फ्लाई हो गई ना, वो जाती थी, बैठती थी, और उस फीसीज के ऊपर जो पैथोजेंस वगैरह प्रेजेंट होते थे वो उस इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाते थे। अब वो मक्खी उड़कर आई, खाने पे बैठी, तो वो पैथोजेंस उस खाने पे पहुंच गए। इस तरह से वो फूड या वाटर पे बैठे तो वो वाटर कंटामिनेट हो गया। अब उसको कोई खाएगा तो बीमार हो सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम होना चाहिए, टॉयलेट वेस्ट प्रॉपर जगह जाकर ही डंप हो। इसीलिए शहरों के अंदर हमारे सीवेज सिस्टम बनाया जाता है कि टॉयलेट का जो वेस्ट निकल रहा है वो डायरेक्ट ऐसे खुले में ना जाए। वो सीवर सिस्टम होता है, पाइपलाइन होती है, उसके अंदर कनेक्ट होता है, वहाँ जाता है, फिर पाइप के थ्रू होते हुए शहर से बाहर के एरिया में उसको जाकर डंप किया जाता है। ठीक है, तो अपनी स्टोरी पर आते हैं। In Bhadrak district, Odisha, a community sanitation campaign helped more people build and use toilets. तो भद्रक डिस्ट्रिक्ट जो कि ओडिशा के अंदर है, वहाँ पर एक कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन चलाई गई। यानी वहाँ के आम लोगों ने ही चलाया, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, लोगों ने ही चलाया था कैंपेन। एक प्रोग्राम चलाया था जिससे मदद की जा सके लोगों को टॉयलेट बिल्ड करने में और उसे यूज़ करने में। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, अगर टॉयलेट नहीं होगी तो लोग खुले में जाएंगे, खेत और झाड़ियों में जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टॉयलेट बनाना। तो वहाँ पर जो कैंपेन चलाई गई तो उसके अंदर यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट को बनाएंगे ताकि लोग टॉयलेट का ज़्यादा यूज़ करें। अब इससे होगा क्या, दिस रिड्यूस्ड ओपन डिफिसेशन, यानी जो टॉयलेट करते हैं खुले में वो कम हुआ था, क्योंकि अब टॉयलेट बन गया तो खेत में क्यों जाएंगे। सिग्निफिकेंट यानी इंप्रूव्ड चाइल्ड हेल्थ, और सारा मैंने आपको बताया ना फिर कैसे बीमारी उससे लिंक होती है। तो जब खुले में टॉयलेट नहीं करेंगे तो फूड और वाटर कंटामिनेट भी कम होगा, और बच्चों में तो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होने वाली बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो फूड और वाटर का कंटामिनेशन जब कम हुआ तो इससे चाइल्ड हेल्थ भी इंप्रूव हुई, विद फ्यूअर केसेस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शंस। तो उससे कम केस आने लगे डायरिया और इन्फेक्शंस के। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस केस स्टडी। अब आपने क्या इन्फर किया, क्या कंक्लूड किया, किस नतीजे पे पहुंचे इस केस स्टडी से, क्या बात समझ में आई, बताओ जरा। तो बात ये समझ में आई कि सिंपल स्टेप्स लाइक गुड सैनिटेशन कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इससे ये बात समझ में आई कि अगर एक सिंपल सा स्टेप हम लें कि एक अच्छा सैनिटेशन सिस्टम बनाएं तो कम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलने से हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फाइंड अबाउट सच कम्युनिटी कैंपेन्स हेल्ड इन योर लोकेशन। तो आपके आसपास ऐसी कोई कैंपेन चलाई गई हो तो उसके बारे में आप पता करो, क्लास में शेयर करो, डिस्कस करो अपने पीयर्स के साथ, अपने एज के लोगों के साथ, अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सच इनिशिएटिव, कि ये काम करने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर हुआ उसका। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीजेज। अब हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम होता है जो हमको बीमारियों से बचाता है। ऐसा नहीं कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया, हमको बीमार करके चला गया, कोई इसको रोकने वाला ही नहीं। जैसे हर कंट्री की अपनी एक आर्मी होती है ना, जो दुश्मन से बचाती है उस देश को, उसी तरीके से हमारी बॉडी को बचाने के लिए भी एक आर्मी होती है कि अगर कोई पैथोजन अटैक करे तो वो बॉडी का जो सिस्टम है वो उसके खिलाफ लड़ाई करे। तो इसी के बारे में चलिए जानते हैं। यू वुड हैव नोटिस दैट सम पीपल गेट सिक मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर्स ऑल्दो लिविंग इन अ सिमिलर एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं दूसरों के मुकाबले में, जबकि वो सिमिलर एनवायरनमेंट में ही रह रहे होते हैं। यानी एक ही जैसे एनवायरनमेंट में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप देखोगे कुछ उनमें से ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी बीमार हो जा रहे हैं, वही कुछ ऐसे हैं जो जल्दी बीमार नहीं होते, कभी कभी बीमार हो गए तो ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, डू यू नो वाई, क्या आप जानते हो इसके बारे में। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज इज नोन एज इम्यूनिटी।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हमारी बॉडी के अंदर एक एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है बीमारियों से लड़ने की। इसी एबिलिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। आवर बॉडी हैज़ ए स्पेशल सिस्टम कॉल्ड इम्यून सिस्टम दैट हेल्प्स फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। तो हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सा सिस्टम होता है, उस सिस्टम का नाम क्या है? इम्यून सिस्टम। ये मदद करता है हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने में। ऐसे समझ सकते हो ये जो इम्यून सिस्टम है ये हमारी बॉडी की आर्मी है जो दुश्मन से बचाती है। दुश्मन कौन है? यही पैथोजेंस वगैरह हैं जो बीमारी कॉज कर रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम उनसे फाइट करेगा और कोशिश करेगा कि वो जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी को बीमार ना कर पाए। कभी कभी कामयाब होता है, कभी कभी कामयाब नहीं होता। जब कामयाब हो जाएगा तो हम बीमार नहीं होंगे, वो लड़ के पहले ही पैथोजन को हटा देगा, भगा देगा, मार देगा। लेकिन अगर वो कमज़ोर पड़ जाता है, हार जाता है, वो पैथोजन जीत गया, तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो अब आपको रीज़न समझ में आए कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। ऑब्वियसली उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, बीमारी से ज़्यादा अच्छे से लड़ नहीं पाता, तो बार बार वो सिस्टम फेल करता जाता है, बीमारी उसको होती जाती है। वहीं कुछ ऐसे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कोई कंट्री है उसकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे हमारे देश की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई दुश्मन अगर आँख उठाकर देखने की भी कोशिश करेगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा। वहीं कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनकी आर्मी तो है लेकिन बहुत कमज़ोर है, कोई भी उनको पीट के चला जाए, बार बार पिटते रहते हैं, आए दिन सर्जिकल स्ट्राइक होती रहती है। तो ऐसी भी है। तो कैसी आर्मी है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो कम बीमारियां होंगी और वीक होगी तो बार बार बीमारियां होंगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स और इंजेक्शन इन योर चाइल्डहुड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सर्टेन डिजीजेज सच एज पोलियो, मीजल्स, टेटनस एंड हेपेटाइटिस। बचपन में आपने कुछ ड्रॉप्स पी होंगी, याद होगा, इतनी जल्दी कहाँ भूल गया होगा, या बच्चे आपके आसपास हों, घर के अंदर हों, तो कुछ ड्रॉप्स पिलाई जाती है। याद आया कुछ? अरे पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप वाले आते हैं ना कि भैया घर में बच्चा कोई हो तो पोलियो ड्रॉप पिला दो। आपने पिया होगा, याद होगा। या और भी घर में आपके छोटे बच्चे होंगे तो उनको पिलाने आए होंगे तो आपने देखा होगा। इसी के साथ साथ टाइम टू टाइम बच्चों में इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं टीका लगा रहे हैं। जैसे मेरा बेटा है, अभी 2 साल का होने वाला है, कई बार उसके इंजेक्शन लग चुका है, यानी टीका लग चुका है। अभी 1.5 साल से 2 साल के बीच में भी एक टीका लगता है जो कि अभी हम लगवाएंगे जाके। तो वो इंजेक्शंस या जो पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है वो क्या होता है, किस लिए करा जाता है? तो वो जो इंजेक्शंस या ड्रॉप्स हैं वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए दिए जाते हैं। कौन कौन सी बीमारी? जैसे पोलियो हो गया, मीजल्स हो गया, टेटनस, हेपेटाइटिस, इनसे। दीज आर द वैक्सीन्स। तो ये जो ड्रॉप्स हो गया या इंजेक्शन हो गया, इसको हम वैक्सीन्स कहते हैं। दैट हेल्प प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो वैक्सीन्स क्या है? इसे ड्रॉप्स के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है ताकि हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। अब वैक्सीन के बारे में ये बात ध्यान रखना कि वैक्सीन किस केस में लगाई जाती है। वो इन्फेक्शंस जो कि वायरसेस और बैक्टीरिया से होते हैं उनसे बचाने के लिए हम वैक्सीन्स देते हैं। जैसे पोलियो हो गया, मीजल्स, हेपेटाइटिस, ये वायरस की वजह से होती है। वहीं जो टेटनस है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इनका टीका अगर लग जाएगा तो अगर ये वायरस, ये बैक्टीरिया अटैक करेंगे तो आपकी बॉडी लड़ लेगी उससे और आप बीमार होने से बच जाओगे। अ वैक्सीन हेल्प्स आवर बॉडी फाइट सर्टेन डिजीजेस बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक हार्मफुल जर्म्स। देखो वैसे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, बीमारियों से लड़ता है। सिंपल सी बात, कोई बीमारी अगर होना चाहेगी, कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करना चाहेगा तो उससे फाइट करेगा। लेकिन अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया बिल्कुल नया है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जब उसको पहली बार मुकाबला होता है तो इम्यून सिस्टम को उस जर्म के बारे में, उस पैथोजन के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती कि भैया ये क्या है, इसको कैसे फाइट करना है, इसकी क्या कमज़ोरी है, कहाँ अटैक करें, कैसे इसको हराएं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सब कुछ जानने में, उसको स्टडी करने में ये है क्या, थोड़ा टाइम लग जाता है। इतने में वो जो पैथोजन है वो अटैक करके बॉडी को बीमार करने लगता है। तो इस तरीके से जो इम्यून सिस्टम है वो उस बीमारी को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो बिल्कुल नया दुश्मन था, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था उसको। अब ये वैक्सीन क्या करती है, इम्यून सिस्टम को कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ जर्म्स के बारे में ट्रेन कर देती है कि भैया देखो ये एक जर्म है, इसके बारे में जान लो, ऐसा ऐसा है ये, इसकी ये कमज़ोरी है, ये अगर आए तो ऐसे अटैक करना है। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है कि नहीं भाई, सीधे बॉर्डर पर थोड़ा ना भेज दिया जाता है। किसी को जॉब मिली आर्मी के अंदर, उठा के सीधे बॉर्डर भेज देंगे या लड़ने भेज देंगे, ऐसा नहीं होता ना। पहले प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है, कैसे दुश्मन से लड़ना है, कैसे हराना है, कैसे क्या काम करना है, तब जाकर उसकी पोस्टिंग की जाती है। ठीक इसी तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम की भी पहले ट्रेनिंग कराई जाती है कि भैया देखो ये इस तरह की बीमारी है, अगर कभी आपको हो कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस अटैक करे तो इसके बारे में पहले से ही जान लो कि कैसे इससे लड़ना है, कैसे इससे मुकाबला करना है। ठीक है, तो वैक्सीन का काम ये होता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मतलब क्या करती है वैक्सीन, ऐसा क्या करती है कि इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग मिल जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। प्रोवाइडिंग व्हाट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वैक्सीन लगने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी एक तो वो इम्यूनिटी है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर होती है,
पैदा होते टाइम हमारे बॉडी के अंदर कुछ एबिलिटी होती है जर्म से फाइट करने की, वो तो हमारी इम्यूनिटी हो गई, ठीक है। ऊपर जो हमने देखा था उसमें क्या लिखा था, देखो ये नेचुरल एबिलिटी जो होती है बॉडी की बीमारियों से लड़ने की, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन लाइफ में आगे चलकर कभी किसी जर्म से लड़ना बॉडी सीखती है, चाहे हम उसको बाहर से सिखाएं या खुद वो फाइट करके सीखे, तो वो जो इम्यूनिटी होगी उसको हम कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसके बारे में आगे दिया है, थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन और अ वैक्सीन। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो प्रोटेक्शन है जो कि डेवलप होता है जब किसी पैथोजन से हम एक्सपोज होते हैं, उससे हमारा मुकाबला होता है या फिर वैक्सीन लगाई जाती है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, यही कोरोना वायरस का ही ले लेते हैं। जब कोविड फैला तो बहुत से लोगों को हुआ था, लेकिन क्या जिसको भी हुआ वो सभी मर गए? ऐसा तो नहीं है ना। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको उस वायरस ने अटैक किया, वो कुछ टाइम तक बीमार रहे लेकिन ठीक हो गए। अब उनके साथ हुआ क्या? कोरोना वायरस उनकी बॉडी में गया था, बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, लड़ते लड़ते फाइट करते करते आखिर में इम्यून सिस्टम जीत गया और उस कोरोना वायरस को उसने हरा दिया। अब इम्यून सिस्टम को पता चल गया है कि कोरोना वायरस को कैसे हराना है। जब पहली बार सामना हुआ था तो बिल्कुल नया था कि अरे भैया ये कौन आ गया, इसको कैसे हराएं, क्या कमजोरी है इसकी। लेकिन फाइट करते करते जब हरा दिया तो पता चल गया कि इसको हराना कैसे है। अब उस बंदे की बॉडी जिसने कोविड को हराया था वो जान चुकी है कि इसको कैसे हराना है। तो अगर दोबारा फिर से कोरोना वायरस उसकी बॉडी में जाएगा तो उसको हराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बॉडी को, क्योंकि पहले से पता है कैसे इसको हराना है, एक बार हरा चुका है। तो ये क्या हुआ, इम्यूनिटी एक्वायर कर ली, यानी पहले से उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी लेकिन एक बार मुकाबला हुआ, लड़ाई लड़ ली, जीतने के बाद पता चल गया कैसे हराना है, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। या फिर वैक्सीन दे दी जाए। वैक्सीन में भी हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं इम्यून सिस्टम को कि भैया देखो ये दुश्मन है, ऐसा ऐसा है, इसको ऐसे हराना है, इसकी ये कमजोरी है, जान लो अच्छे से, अगर कभी अटैक करे तो ऐसे हराना है। तो या तो डायरेक्ट मुकाबला करके बॉडी सीख जाए कि इस पैथोजन को कैसे हराना है, या फिर वैक्सीन के थ्रू बता दिया जाए कि भैया देखो ये पैथोजन ऐसा है और कभी अगर अटैक करे आपको तो ऐसा ऐसा काम करना है, ऐसे ऐसे मुकाबला करना है। तो ये बाद में बॉडी सीख रही है ना, बॉडी के अंदर पहले से एबिलिटी नहीं थी उसकी फाइट करने की, उसको नहीं पता था कैसे हराना है। तो इसलिए इस इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बाद में एक्वायर किया गया, हासिल किया गया है, पहले से नहीं थी। वैक्सीन्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। अब आप सोच रहे हो कि वैक्सीन होती क्या, कैसे बनाई जाती है? तो कई तरीके से वैक्सीन को बनाया जाता है, कोई एक तरीका नहीं होता। तो चलिए साइड में आपको थोड़ा सा अच्छे से पहले समझा देता हूँ उसके बारे में, फिर यहाँ जो लिखा हो उसको हम पढ़ लेंगे। अब वैक्सीन्स अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग इसलिए क्योंकि अलग अलग तरीके से इसको बनाया गया होता है। उस वैक्सीन के अंदर क्या चीज़ है उसकी बेसिस पे वो अलग अलग होते हैं। अब वो वैक्सीन्स कौन कौन सी होती है, एक तो तरीका ये कि सिंपल मैं बता दूं, देखो ये वैक्सीन ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे बनाया जाता है। और एक तरीका ये है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे आप खुद ही बता लो कि हाँ ये वैक्सीन ऐसी बनी होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा चीज़ें याद रहेंगी। जो चीज़ आप खुद बताओगे वो आपको याद रहेगी, और जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि हाँ ये है आप याद कर लो, तो वो मुश्किल है याद करना। अब आप बताओ, चलो स्टोरी समझते हैं। आपको किसी दुश्मन से लड़ना है, कोई एनिमी है आपका, उससे मुकाबला करना है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो क्या है, कैसा है, कितना पावरफुल है, कैसे उसको हराएं, क्या कमज़ोरी है, कुछ भी नहीं पता है। अब उस एनिमी को अगर कोई मार के आपके सामने रख दे तो आप उसकी स्टडी कर पाओगे, उसके बारे में जान पाओगे कि हाँ भैया ये कैसे है, कैसे क्या करता है, इसकी बॉडी कैसे बनी है, कैसे हमको ये अटैक कर सकता है और कैसे हम उसका जवाब देंगे। तो जब आप स्टडी कर लोगे, फिर वैसा ही दुश्मन अगर दोबारा आपके सामने आएगा, कोई उसी टाइप का एनिमी अगर आएगा, तो आपको मालूम होगा इससे कैसे लड़ना है और उसे आप हरा सकते हो। तो एक तरीके की वैक्सीन ऐसे बनती है कि जिस पैथोजन से हमको लड़ना होता है उसको किल करके, मार के हमारी बॉडी में इंजेक्शन के फॉर्म में या ड्रॉप के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसकी डेड बॉडी को देख के, यानी उसके डेड वर्जन को देख के सीख लेता है कि हाँ भैया ये कैसा है, उसको कैसे हराया जाए। तो पहली वैक्सीन कैसे बनेगी, डेड पैथोजन से। पैथोजेंस को मार के इंजेक्शन के फॉर्म में आपकी बॉडी में डाल दिया गया या ड्रॉप के जरिए पिला दिया गया। अब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, लड़ मेरे से, हिम्मत हो तो मुकाबला कर। पैथोजन कहेगा अरे मर चुका हूँ भाई, सुकून से मरने तो दे, क्रियाक्रम कर दे मेरा, अब मेरे को नहीं लड़ना, मर चुका हूँ मैं। इम्यून सिस्टम कहता नहीं तू मेरा मुकाबला कर, मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। लेकिन वो पैथोजन मर चुका है, वो कैसे मुकाबला करे? तो इसी तू में इम्यून सिस्टम सीख जाता है कि भैया इससे मुकाबला कैसे करना है, इसकी बॉडी कैसी है, और वो इम्यूनिटी एक्वायर कर लेता है कि हाँ भैया अगर तुम्हारे जैसा कोई दोबारा आया हमारे पास तो हमको पता है, अब तुम्हारा पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं, तुम जैसे उसे कैसे निपटना है हम अच्छे से जान चुके हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका आता है पोलियो और हेपेटाइटिस ए। तो इनकी जो वैक्सीन होती है ना, उसके अंदर इन्हीं पोलियो और हेपेटाइटिस ए के जो वायरस हैं
इनको किल करके बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, बॉडी सीख लेती है कि हाँ कैसे लड़ना है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपका जो दुश्मन है उसको मारा ना जाए, जा मैंने तेरी जान बख्श दी, तुझे नहीं मारता लेकिन इतना कमज़ोर कर दूंगा कि तू मेरा मुकाबला ही नहीं कर पाएगा, तो कैसा रहे। यानी वो दुश्मन को इतना कमज़ोर कर दो कि जब वो लड़ने के लिए आए, आपके इम्यून सिस्टम के सामने खड़ा हो, तो वो पैथोजन कहे कि अरे मैं तो बहुत कमज़ोर हो गया, मेरे को तो चक्कर आ रहा है, मेरे को ग्लूकॉन डी दो कोई। अब वो वायरस या बैक्टीरिया इतना कमज़ोर है बेचारा कि उसको खुद चक्कर आ रहे हैं, वो क्या मुकाबला करेगा। लेकिन अपना तो काम बन गया ना, हमारा इम्यून सिस्टम तो सीख जाएगा, अच्छा तुम कैसे हो, कैसे काम करते हो, तुम्हारी बॉडी कैसे है, कैसे तुम अटैक कर सकते हो, तुम्हारी क्या कमज़ोरी है, सब पता कर लूँगा, पूरा एक्सरे हो जाएगा, ताकि तुम तो कमज़ोर हो लेकिन तुम्हारे जैसे अगर कोई और आएगा तो अब अपन को पता है कि कैसे लड़ना है। तो दूसरी तरीके की वैक्सीन क्या होगी, इसमें होंगे वीकेंड पैथोजेंस, यानी पैथोजेंस जिंदा हैं लेकिन बहुत कमज़ोर हैं, इतना कि आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो इससे भी आपकी बॉडी इम्यूनिटी को एक्वायर कर लेगी कि हाँ इससे कैसे मुकाबला करना है, अब सीख गए हम। इसके एग्जाम्पल में आता है BCG, ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी का जो टीका लगता है ना, टीबी वाली जो वैक्सीन है उसके अंदर यही करते हैं, पैथोजेंस को बहुत कमज़ोर करके इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर, ताकि कभी टीबी का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाए तो वो इन्फेक्ट ना कर पाए। इम्यून सिस्टम को पहले से पता हो कि अरे तुमको तो हम जानते हैं, तुम तो अपने लंगुटिया यार हो, लेकिन अब तुम दुश्मन बन चुके हो हमारे, तो अपन तेरे को छोड़ेगा नहीं। BCG हो गया। इसी तरीके से MMR का टीका लगता है, बचपन में ही लगता है ये, इससे मिजल्स, मम्स और रूबेला, ये 3 तरीके की बीमारियों से प्रोटेक्शन मिल जाती है। मिजल्स के बारे में आप पढ़ ही चुके हो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, अब जैसे मान लो कोई दुश्मन है, बंदूक लेके आया वो हमला करने के लिए, अगर उसके वेपन के बारे में आपको पता चल जाए कि कौन सा हथियार लेकर आया और उस हथियार को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो भी अपना काम हो जाएगा कि नहीं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन्स आ रहे थे तो उसको हमने कैसे रोका था, S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम था उसने उनको रोक लिया था, क्योंकि हमको पता था कि दुश्मन के पास क्या हथियार है, वो कैसे अटैक करेगा, तो हमने उसके हथियार को रोक लिया। यानी वहां पर हमने दुश्मन के सिर्फ वेपन को स्टडी किया, उसके हथियार का मुकाबला किया। चलाने वाला कौन है, कैसे चला रहा, उससे मतलब नहीं है, कौन सी मिसाइल आ रही है उसको हमको रोकना है। तो तीसरे तरीके की जो वैक्सीन है वो कुछ ऐसे बनाई जाती है कि इसमें हम पूरा का पूरा जो पैथोजन है, चाहे वो डेड फॉर्म में हो या वीकेंड फॉर्म में हो, उसको बॉडी के अंदर नहीं डालते, बल्कि उसका सिर्फ वो पार्ट जो कि मेन फसाद की जड़ है, जो बीमारी कॉज करता है, सिर्फ उसी को डाल देते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इनएक्टिवेटेड और हार्मलेस पार्ट ऑफ द पैथोजन। पैथोजन का वो पार्ट जो कि नुकसान करता है उसको इनएक्टिवेट करके, ऐसा कि वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, फिर बॉडी के अंदर डाल देते हैं। या वो पार्ट जो कि हार्मलेस है, नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो कंट्रोल करता है, वही मेन इन्फेक्शन को करवाता है, तो उसको भेज दिया बॉडी के अंदर कि इम्यून भाई सीख लो कैसे हमला होता है, कल को आएगा तो फिर मुकाबला कर लेना। ऐसा हमको देखने को मिलता है टेटनस के केस में। टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो पूरा बैक्टीरिया नुकसान नहीं करता, बल्कि वो जो बैक्टीरिया है जब बॉडी के अंदर जाता है तो टॉक्सिन रिलीज करता है, कुछ जहरीला सब्सटेंस रिलीज करता है, उसकी वजह से आदमी बीमार होता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ होती है। तो अगर उस जहर का तोड़ हमारी बॉडी बना ले कि भैया ये पॉइजन, ये टॉक्सिन जब रिलीज होगा तो इसको हम ऐसे खत्म करेंगे, तो काम हो गया। तो पूरा टेटनस का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर डालने से क्या फ़ायदा, वही टॉक्सिन बॉडी के अंदर डाल दो इनएक्टिवेट करके, मतलब ऐसा कि वो नुकसान ना करे, बस बॉडी सीख जाए कि हाँ इससे कैसे मुकाबला करना है। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, जैसे मान लो शूटिंग प्रैक्टिस करनी है तो सामने एक ऐसे डमी टाइप का बना के रख देंगे कि यहीं से निशाने की प्रैक्टिस करो, ताकि असली में जो दुश्मन हो तो उस पर आप हमला कर सको। तो ये 3 तरीका आप समझ गए। देखो आप खुद से ही बना रहे हो, मैं आपको पहले आइडिया दे रहा हूँ कि देखो ऐसा अगर हमारे रियल लाइफ में हो, कोई दुश्मन हो, तो हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे। उसी तरह से इम्यून सिस्टम भी वर्क करता है, वो भी तो दुश्मन से लड़ रहा है, पैथोजन से लड़ रहा है। तो ये 3 तरीके हैं, जिसमें कुछ याद करना पड़ा कि नहीं, कुछ नहीं, लाइफ एक्सपीरियंस से ही मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। अब एक 4th है जो कि बिल्कुल नया टाइप की है। सोच पा रहे हो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि पैथोजन को या उसके पार्ट को बॉडी के अंदर ना डालें, बल्कि अपने इम्यून सिस्टम को भी इंस्ट्रक्शन दे दें कि भैया देखो ऐसा ऐसा कोई दुश्मन आएगा, उसके अंदर अगर ये चीज़ें आपको दिखे और वो ऐसे ऐसे हमला करे तो उसको वैसे वैसे जवाब देना है। यानी अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम ट्रेनिंग दे दें कि भैया ऐसा मुकाबला करना है, तो भी तो काम हो जाएगा अपना कि नहीं। तो बस 4th टाइप हो गया हमारा न्यू टाइप की जो वैक्सीन्स हैं, जहाँ पर हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी खुद वो जो पैथोजन है, वो जो जर्म है, उसके पार्ट्स बनाकर खुद से ही प्रैक्टिस कर ले कि भैया देखो तुम्हारा दुश्मन ऐसे ऐसे है और ऐसा ऐसा खुद से बना लो, पुतला बना लो और उसी से मुकाबला कर लो, जब असली का आएगा तो ऐसे लड़ना है। तो बाहर से पैथोजन नहीं आ रहा है, पैथोजन जैसा ही कोई चीज़ बॉडी के अंदर बना ली जा रही है।
जैसा हम बाहर से उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैक्सीन के फॉर्म में। इसके एग्जाम्पल में कोविड की वैक्सीन है। कोविड की वैक्सीन इसी कॉन्सेप्ट पे बनी है, मतलब सारी का तो नहीं कह सकता, लेकिन जैसे फाइजर हो गया, एस्ट्राजेनिका हो गया, ये जो 2 वैक्सीन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनी है। तो आई होप आप ये वैक्सीन वाले चीज़ें अच्छे समझ गए होंगे। देखो, इस तरह से एक्सप्लेन करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि बुक रीडिंग करूँ कि हाँ ये वो है। जब मैं रिवीजन वाली वीडियो बनाऊंगा ना, तो कोशिश करूँगा इसी तरह से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करूँ आपको। इससे ये होता है ना कि आपको याद करने में भी, समझने में भी आसानी होती है। वरना बुक तो आपके पास भी है, खुद से ही पढ़ सकते हो, ऐसा उसमें कुछ थोड़ी ना है। तो अब यही सारी चीज़ लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अलग अलग तरीके से वैक्सीन को बनाया जाता है, फ्रॉम वीकेंड और डेड पैथोजेंस, जैसा कि वायरस और बैक्टीरिया हो गया, इसको कमज़ोर करके या मार के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और बॉडी फिर उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। और फ्रॉम इनएक्टिवेटेड और हार्मलेस पार्ट ऑफ द पैथोजन, ये भी बताया था थर्ड वाला पॉइंट। सम न्यूअर वैक्सीन इंस्ट्रक्ट अवर ओन बॉडी सेल, अब नई तरीके की जो वैक्सीन है वो इंस्ट्रक्ट करती है हमारे खुद के बॉडी सेल को टू मेक अ हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म, कि वो हार्मलेस पार्ट जो कि बाहर से पहले डाला जा रहा था, अब वो बॉडी खुद ही बना ले, बाहर से ना डालना पड़े, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे बाहर से हम, विच अवर इम्यून सिस्टम देन लर्न्स टू फाइट, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम बाद में सीख जाता है कैसे इससे फाइट करना है। अब यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल आपको दिया है, जैसे टेटनस शॉट का, टेटनस वाला मैंने आपको बताया था ना, इसमें पूरा का पूरा जो पैथोजन है वो बॉडी के अंदर नहीं डाला जाता, उसका एक पार्ट ही डालते हैं। ऑफ इट गिवन आफ्टर एन इंजरी, हमें चोट वगैरह लग जाती है तो टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया जो टेटनस को कॉज करता है उसके खिलाफ हमको प्रोटेक्शन मिल जाती है इस वैक्सीन की वजह से। तो इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स एन इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन, तो मैंने आपको बताया था कि नहीं, पूरा बैक्टीरिया नहीं, बल्कि उस बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन है, जो जहर है, उसको इनएक्टिवेट करके बॉडी के अंदर डाल देते हैं। दैट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन विदाउट कॉजिंग द डिजीज, तो बिना बीमारी हुए, क्योंकि वो टॉक्सिन इनएक्टिवेट है, वर्क नहीं करेगा, एक्शन नहीं करेगा, बस उसके बारे में इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस जहर को कैसे ठिकाने लगाना है, काम तमाम कैसे करना है उसका। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार पहली बार कैसे आइडिया आया होगा कि ऐसा कुछ करना है, कैसे इसकी डिस्कवरी की गई होगी। डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड, क्या आपको मालूम है पहली वैक्सीन कब डिस्कवर की गई? तो चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसके बारे में हम जानते हैं। एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वॉज अ डेडली डिजीज दैट कॉज ब्लिस्टर्स एंड किल्ड मिलियंस। स्मॉल पॉक्स एक डेडली बीमारी थी जिसमें क्या होते थे, ब्लिस्टर्स आते थे, छाले पड़ते थे, और वो इतने खतरनाक होते थे कि लोगों की जान चली जाती थी। मिलियंस ऑफ पीपल इस बीमारी से मारे गए। अ माइल्डर डिजीज कॉल्ड काउ पॉक्स सीन इन काउज कुड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस। अब इसी स्मॉल पॉक्स जैसी ही एक और बीमारी है जिसका नाम है काउ पॉक्स, लेकिन काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स से थोड़ी हल्की है, वो इतनी ज़्यादा डेडली नहीं है, मतलब अगर किसी के इन्फेक्शन हुआ तो बीमार होकर आदमी सही हो जाता था। तो काउ पॉक्स क्या थी, स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में माइल्डर डिजीज थी, हल्की थी वो, और ये बीमारी काउ के अंदर देखी जाती थी, काउ से इंसानों के अंदर आ जाती थी। खास तौर से जो डेयरी वगैरह का काम करते थे उनको ये बीमारी हो जाती थी काउ पॉक्स वाली, क्योंकि इंसानों की बीमारी नहीं थी, काउ के अंदर पाई जाती थी, लेकिन गाय भैंस के साथ जो रह रहे हैं लोग, उनको ये इन्फेक्शन हो जाता था। इन लेट 1700s इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड दैट पीपल हु हैड काउ पॉक्स डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। तो लेट 1700s में एक इंग्लिश डॉक्टर थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जिन लोगों को काउ पॉक्स हुआ उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। अब ये कैसे उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने ये देखा कि काउ पॉक्स उन्हीं लोगों को हो रहा है ज़्यादातर जो कि डेयरी का काम करते हैं, और जिनको भी ये काउ पॉक्स हो रहा है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, क्योंकि स्मॉल पॉक्स बहुत तेज़ फैलता था, जिसको देखो उसी को हो रहा है। लेकिन देखा ये डेयरी वाले तो बचे हैं यार, ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा दूध पी रहे हैं कि इनको स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा है, और इनको तो एक डिफरेंट टाइप की बीमारी हो रही है, इसको हम काउ पॉक्स कह रहे हैं। तो वहाँ से स्टडी करके उन्होंने निकाला कि जिनको भी काउ पॉक्स हुआ है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो वहाँ से उन्होंने कनेक्शन जोड़ लिया कि कुछ तो है, इन दोनों का कुछ तो कनेक्शन है। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन एंड हेल्प प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो इसकी वजह से इन्वेंशन होता है पहली वैक्सीन का, जो कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी, और फिर लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचाया गया। कैसे क्या डेवलप हुआ वो भी आगे हम देखेंगे, पहले हम अपनी साइंटिफिक हेरिटेज की बात कर लेते हैं। लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन्स इंडिया हैज़ अ ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड वेरियोलेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। मॉडर्न वैक्सीन आने के बहुत पहले इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता था, मतलब बहुत पहले भारत के अंदर एक मेथड यूज़ करते थे जिसका नाम था वेरियोलेशन। ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी से लोगों को बचाता था। कैसे बचाता था उसके बारे में चले जानते हैं। इट इन्वॉल्व यूजिंग मटीरियल फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स सोर टू स्क्रैच द स्किन एंड क्रिएट अ माइल्ड इन्फेक्शन एंड बिल्ड इम्यूनिटी। अब मान लो किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया तो उसमें छाले निकलेंगे, उस छाले के अंदर जो पस वगैरह होता है या उस छाले का जो घाव होता है, तो इंग्लिश में घाव को हम कहते हैं सोर। तो स्मॉल पॉक्स सोर यानी स्मॉल पॉक्स का जो घाव है
उसका जो पस वगैरह है उसको लेते थे और कोई हेल्दी पर्सन उसकी स्किन में स्क्रैच कर देते थे, स्किन में लगा देते थे, जिसकी वजह से उसको हल्का इन्फेक्शन हो जाता था। लेकिन इसी में उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी, क्योंकि वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता था, स्किन में ही हल्का सा हम लगाए होते थे, हल्का इन्फेक्शन था, बॉडी का इम्यून सिस्टम फाइट कर लेता था। लेकिन इसमें वो इम्यून सिस्टम सीख जाता था कि हाँ, स्मॉल पॉक्स से कैसे मुकाबला करना है। तो अगर मान लो उस बंदे को रियल में स्मॉल पॉक्स होता है तो बॉडी को पता है कैसे लड़ना है और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी। तो ये मेथड बहुत पहले इंडिया के अंदर यूज़ होता था। पीपल हु परफॉर्म दिस प्रैक्टिस वर नोन एज टीकेदार्स। तो जो प्रैक्टिस ये करते थे उसको हम टीकेदार्स कहते थे। वहीं से ये वर्ड आया है टीके का। जो बचपन में वैक्सीन लगती है ना, उसको हम कहते हैं टीका लगवा रहे हैं। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कैसे बनी थी उसके बारे में चलिए जानते हैं। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के आप सोचो, साइंटिस्ट कैसे करता है? पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। जैसे जेनर ने ऑब्जर्व किया दैट मिल्क मेड्स हु हैड काउ पॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स। वो दूध वाले जिनको काउ पॉक्स हुआ था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। लाइकली बिकॉज द टू वायरसेस आर रिलेटेड। तो वहाँ से उन्होंने ये आइडिया लगाया कि इसका मतलब ये दोनों जो वायरसेस हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी जहाँ तुम वहाँ मैं नहीं, ऐसा कुछ था इन लोग का। फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी उसके बेसिस पे कंक्लूजन देते हैं कि हाँ, हमको क्या लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने बताया कंटेंट इन द पस ऑफ काउ पॉक्स ब्लिस्टर्स प्रोटेक्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो कहा कि काउ पॉक्स जो ब्लिस्टर है, काउ पॉक्स में भी छाले निकलते थे, तो उसका जो पस है कहा वो पस स्मॉल पॉक्स से बचाता था। यानी मेन जो चीज़ है स्मॉल पॉक्स से बचाने वाली वो काउ पॉक्स का पस है। लेकिन ये तो हाइपोथेसिस था, ऐसा उनको लगता था। अब इसी बेसिस पे इलाज थोड़ी ना शुरू कर सकते हैं जब तक कि प्रॉपर प्रूफ ना हो, और प्रूफ हासिल करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करके जब हमको रिजल्ट मिलेगा कि हाँ भैया ये सच में ऐसा होता है, तब हम उसको आगे बढ़ेंगे। ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउ पॉक्स सैप इनटू अ बॉय। अब कैसे एक्सपेरिमेंट किया, कैसे टेस्ट किया? तो काउ पॉक्स सैप कहते हैं किसी चीज़ के डिस्ट्रॉयड या कमज़ोर पार्ट को। डेयरी में एक औरत काम करती थी, उसके काउ पॉक्स हुआ था, तो जब वो ठीक हो रहा था, उसके ज़ख़म सूख रहे थे, तो उसी ज़ख़म में से थोड़ा सा पस ले लिया। तो बेसिकली वो काउ पॉक्स ठीक हो रहा था, तो वो इनएक्टिवेट हो गए थे ऑलमोस्ट। तो उसी को लेके एक लड़का था, वो बेसिकली गार्डनर का लड़का था, 8 साल का, जेम्स उसका नाम था। उसको बुलाया कि आओ तुमको चॉकलेट देते हैं, या जो भी बात किया हो, मैं क्या स्टोरी बनाऊँ। बहरहाल उसको तैयार कर लिया कि यार ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ करेंगे, तैयार हो तुम? तो कहा ठीक है चलो। तो उसको काउ पॉक्स का जो सैप था उसको इंजेक्ट कर दिया, वो जो पस था उसको इंजेक्ट कर दिया। हु लेटर शोड नो इलनेस व्हेन एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स। इतना करने के बाद एडवर्ड जेनर ने कहा अभी एक काम बचा है, अब तुमको हम स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन देंगे। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो वो लड़का इसके लिए भी तैयार हो गया। मतलब सोचो, ऐसी बीमारी जिसमें लोग मर रहे हैं और एक बंदा जिसको नहीं हुआ, वो इसके लिए तैयार हो गया कि हाँ भैया ठीक है, हमको दे दो ये बीमारी। तो जब वो स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन उसको दिया गया तो हल्का फीवर आया, लेकिन वो उस तरह से बीमारी नहीं बढ़ी और वो ठीक हो गया। तो थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एडवर्ड जेनर ने ये टेस्ट कर लिया कि अगर किसी को हम काउ पॉक्स सैप इंजेक्ट करें, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ काउ पॉक्स अगर इंजेक्ट करें, तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट फाउंड हुआ? ही फाउंड दैट पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउ पॉक्स सैप वर नाउ रेसिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। कि जिन लोगों को भी काउ पॉक्स हुआ है, अब उनके अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है स्मॉल पॉक्स का, यानी उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो रिजल्ट मिलने के बाद फिर एप्लीकेशन किया गया, इस चीज़ को अप्लाई किया गया। मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प्ड इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। तो मास लेवल पे वैक्सीनेशन किया गया, यानी हर किसी को वैक्सीन दी गई, जिसकी वजह से ये जो स्मॉल पॉक्स है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया। तो इस साइड में आपको चार्ट दिया है, कंट्रीज़ रिपोर्टिंग स्मॉल पॉक्स 1950 से लेके 1980 तक, यानी कितने कंट्रीज़ 30 साल के अंदर स्मॉल पॉक्स का रिपोर्ट दिए कि हाँ हमारे यहाँ स्मॉल पॉक्स हुआ लोगों को। 1950 की बात कर लें तो ये 80 से ज़्यादा कंट्री थे जहाँ पर स्मॉल पॉक्स होता था लोगों को। 1965 के अंदर वैक्सीन कैंपेन चलाई गई, जिसकी वजह से ये कम होता गया। देखो ये डिक्लाइन होता गया, ये आपका 1965 है, यहाँ के बाद बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ। 1979 स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया, तो यहाँ आके 1979 में पूरी तरह से दुनिया से ये स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया। अब किसी को नहीं होता स्मॉल पॉक्स, क्योंकि पूरी दुनिया से इस बीमारी को हमने ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि साइंटिस्ट कैसे वर्क करते हैं, वो कौन कौन से प्रोसीजर है जो फॉलो करते हैं। तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बेसिस पे अपना कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है। फिर उसको टेस्ट करने के लिए जो बात हमने कही वो सही है कि नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंट से हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट जब मिल जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, फिर उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये एग्जाम्पल आप स्मॉल पॉक्स का दे सकते हो। Vaccines are one of the most effective way to protect people of all ages from infants to elderly against many serious diseases.
तो वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीकों में से एक तरीका है जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करता है, सारी एज के, चाहे वो बिल्कुल छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों, सबको ही ये वैक्सीन बचा लेती है बहुत सारी सीरियस डिजीजेस से। दे हेल्प प्रिवेंट इलनेसेस, ये बीमार होने से बचाती है, मतलब वैक्सीन लगी होगी तो उसकी वजह से आप बीमार नहीं होगे, यानी जिस चीज़ की वैक्सीन लगी होगी वो बीमारी होगी ही नहीं। रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। ज़्यादातर लोग अगर उस वैक्सीन को लगवाए होंगे तो उनको होगा नहीं, और उनको होगा नहीं तो उनके थ्रू दूसरों को नहीं होगा, तो स्प्रेड होने में भी कंट्रोल हो जाएगा। एंड सेव मिलियंस ऑफ लाइफ एवरी ईयर, हर साल मिलियंस ऑफ लाइफ इस वैक्सीन की वजह से बचाई जाती है। बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है आपको? ये मेरे बेटे की आवाज़ है। मैं ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वो नीचे है। अगर वो मेरे कमरे में आ जाए, मतलब मेरा सेटअप बेडरूम के अंदर ही है, क्योंकि गर्मी में बिना एसी के वीडियो बनाई नहीं जा सकती, तो इसीलिए वीडियो आ नहीं पाती। क्योंकि अगर वो रहेगा कमरे के अंदर तो वीडियो नहीं बन पाएगी, वो बिल्कुल शांत नहीं रहता। तो मैं भी चाहता हूँ कि वीडियो जल्दी बनाऊँ और जल्दी जल्दी अपलोड करूँ, लेकिन क्या करें, बहुत सारे इशूज़ होते हैं जिसकी वजह से वीडियो लेट हो जाती है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव नॉट क्योरेटिव। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो वैक्सीन्स है ना ये प्रिवेंटिव होती हैं, क्योरेटिव नहीं होती। मतलब कहने का ये है कि बीमारी होने से पहले पहले वैक्सीन लगवानी होती है ताकि वो बीमारी प्रिवेंट हो जाए, वो बीमारी हो ही ना। ये क्योरेटिव नहीं होती कि एक बार बीमार हो गए अब चले वैक्सीन लगवाने, क्योंकि वैक्सीन का वर्क क्या है ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। वो जो पैथोजन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इम्यून सिस्टम को मिल जाए, कैसे उससे मुकाबला करना है। अब वो उसको इन्फेक्शन हो ही गया, वो पैथोजन पहले ही बॉडी के अंदर पूरी ताकत से अटैक कर चुका है, अब क्या सिखा रहे हो भाई? ट्रेनिंग तो लड़ाई करने से पहले होती है ना। अब दुश्मन हमला कर दिया, अब चलो अब ट्रेनिंग कर रहे हो, तो काम नहीं करेगा। तो वैक्सीन प्रिवेंटिव होती है, क्योरेटिव नहीं होती। दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीजेस बिफोर दे हैपन, बीमारी होने से पहले उसके इफेक्ट को कम करना या कुछ उसका असर ही ना पड़े, इसलिए होती है। बट डू नॉट ट्रीट देम वंस समवन इज ऑलरेडी सिक। एक बार बंदा बीमार हो गया, पैथोजन ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया, अब वो ट्रीट नहीं करेगा। सम पीपल में फियर और डाउट वैक्सीन, बट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स केयरफुली टेस्ट देम फॉर सेफ्टी। अब कुछ लोगों को डाउट होता है कि यार वैक्सीन सेफ है कि नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट और डॉक्टर सावधानी से उसका टेस्ट करते हैं। जब पूरा कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये सेफ है, तभी उसको मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू। वैक्सीन लगवाने की वजह से, वैक्सीनेट करने की वजह से सिर्फ अपने आप को ही प्रोटेक्शन नहीं मिलती, बल्कि आपके आसपास जो है वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। मान लो अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके आसपास लोगों को हो जाएगा, तो अगर आप बच गए तो आपके आसपास वाले भी बच जाएंगे, इसकी चांसेस ज़्यादा होती है। एवर हर्ड ऑफ, क्या इसके बारे में आपने सुना? इंडियाज़ रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर। दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है उन कंट्रीज़ में से हमारा इंडिया भी आता है। हम लोग बहुत ज़्यादा वैक्सीन को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। इट मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन ऑन अ मैसिव स्केल एंड सप्लाइज देम टू मैनी कंट्री। तो बहुत बड़े स्केल पे हम प्रोड्यूस भी करते हैं और दूसरे कंट्री को सप्लाई भी करते हैं। इंडियन वैक्सीन कंपनीज प्लेड अ की रोल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट। कोविड-19 के टाइम इंडिया की जो वैक्सीन कंपनी थी उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पैंडेमिक के अंदर। अपने लोग को भी प्रोवाइड कर रहे थे इतने बड़े स्केल पे, और बाहर की कंट्री में भी हम भेज रहे थे। बी अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। डॉक्टर महाराज किशन भान वॉज अ वेल नोन इंडियन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। तो एक इंडियन डॉक्टर और साइंटिस्ट थे। एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही हेल्प्ड प्रमोट साइंस एंड इनोवेशन इन इंडिया। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसके सेक्रेटरी थे और इन्होंने मदद की थी साइंस और इनोवेशन को इंडिया के अंदर प्रमोट करने में। ही प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग द रोटा वायरस वैक्सीन विच प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम डायरिया। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एक वैक्सीन बनाने में जिसको हम कहते हैं रोटा वायरस वैक्सीन, जो कि बच्चों को डायरिया से प्रोटेक्ट करती है। ही बिलीव्ड इन यूजिंग रिसर्च टू क्रिएट अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड मेड अ बिग डिफरेंस इन इंडियाज़ हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। उनका ही विश्वास था, ये मानना था कि रिसर्च का यूज़ करके हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर डेवलप कर सकते हैं और इंडिया की हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी जो सेक्टर है उसमें बड़ा डिफरेंस इन्होंने लाया था। देखो होता ये है कि जैसे कोई कंपनी वैक्सीन डेवलप करती है तो वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। मान लो उस वैक्सीन को बनाने में अगर उसका 100 रुपये खर्च हो रहा है तो वो वैक्सीन 1000 रुपये या 10,000 की बेचेगी, क्योंकि उसको लगता है भाई हमने बनाया है, हम चाहे जितने में बेचें। तो इनका मानना ये था कि अगर हम रिसर्च करके अपने देश के अंदर ही ऐसी वैक्सीन या दूसरी हेल्थ वाली चीज़ें बनाएंगे और अगर हमारा इंटेंशन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है तो उससे ये होगा कि हम सस्ते में अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकेंगे और हमारी जो इंडिया का हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है वो इम्प्रूव होगा। 3.5.1 ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, बीमारी का इलाज। इफ आवर इम्यून सिस्टम फेल्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिजीज वी फॉल इल एंड नीड टू विजिट अ डॉक्टर। अगर हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है
हमें इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्ट करने में, तो फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। द डॉक्टर मे गिव अस मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स विच किल द बैक्टीरिया दैट माइट हैव कॉज्ड द डिजीज। अब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, आपको दवाई देगा। कौन सी दवाई देगा? एंटीबायोटिक्स। जैसे आप डॉक्टर को दिखाओ ना, तो एक बुखार की दवा देगा और साथ में एक एंटीबायोटिक लगा देगा, भैया ये एंटीबायोटिक भी ले लो। तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। वो बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज कर रहा था उसको किल कर देता है। तो जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया का मुकाबला नहीं कर पाया, उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाया, वो ये एंटीबायोटिक जो कि डॉक्टर देगा वो उसको मार देगा, तो आप ठीक हो जाओगे। अब ये बात याद रखना, एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बिकॉज दे टारगेट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन और अदर एनिमल सेल्स। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वर्क करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बैक्टीरिया के सेल के उस पार्ट को अटैक करती है जो कि ह्यूमन और एनिमल सेल से डिफरेंट होता है। अभी पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है। तो बेसिकली ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे अटैक करती हैं। मतलब उसका ये रहता है कि सेल वॉल पे अटैक करना है। तो ह्यूमन और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल है ही नहीं, तो उस पर तो अटैक होगा ही नहीं, तो सिर्फ बैक्टीरिया पे अटैक होगा। वरना अगर सभी को अटैक करता तो हमारी बॉडी के सेल भी अटैक हो जाते। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस और डिजीजेस कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरस से या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के अगेंस्ट वर्क नहीं करते। इसीलिए देखो, कभी अगर ऐसे कोई बीमारी हो, खासतौर से फीवर वगैरह आता है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत पहले एंटीबायोटिक ले लिया आपने या किसी ऐसे डॉक्टर को दिखा दिया जो उतना एक्सपर्ट नहीं है। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं कि उनके पास अगर आप जाओ कि भाई बुखार है तो बुखार की दवा दे देंगे, एंटीबायोटिक लगा देंगे, जुकाम है जुकाम की दवा, बदन दर्द की दवा, यही हर किसी को दे रहे हैं। अब वो फीवर क्यों आया है, क्या रीज़न है, कुछ लेना देना नहीं। बुखार है तो बुखार की दवा दे दिया, एंटीबायोटिक लगा दिया, खत्म कहानी। अगर वो फीवर बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से है, तो एंटीबायोटिक से आपकी और हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया नहीं, वायरस से इन्फेक्शन है, वायरस को एंटीबायोटिक से कुछ होगा नहीं। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं, ये एंटीबायोटिक उनको नुकसान पहुंचा देगी। तो ऐसे केस में जब बीमारी बढ़ जाती है, अरे भैया बुखार नहीं उतर रहा है, तबीयत नहीं ठीक हो रही है, चलो और बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, तब समझ में आता है। तो देखो, अच्छा डॉक्टर क्या करता है, वो आपके साइन और सिम्टम्स से ये आइडिया लगाता है कि बीमारी कौन सी हो सकती है, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है या किसी और वजह से ये बीमारी हुई है। अगर उसको श्योर नहीं होता तो वो टेस्ट कराता है कि भैया हम टेस्ट लिख देते हैं, पहले टेस्ट करा लो, काहे की दिक्कत है, फिर उसी हिसाब से हम आपको दवा दें। तो ये होता है। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट की तरह आपको सोचना है। डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन, पहली जो एंटीबायोटिक खोजी गई थी जिसका नाम था पेंसिलिन, उसके बारे में चलिए जानते हैं। पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1928 बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेंसिलिन को डिस्कवर किया था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे फ्रॉम लंडन, यानी बैक्टीरिया के बारे में ये स्टडी करते थे। वाइल स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया ही नोटिस दैट अ मोल्ड ऑन अ डिस्कार्डेड पेट्री डिश स्टॉप द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। जब वो एक हार्मफुल बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे, बेसिकली ये बैक्टीरिया कल्चर कर रहे थे, बैक्टीरिया की ग्रो करा रहे थे पेट्री डिश के अंदर, तो जिस लैब में कर रहे थे वहाँ खिड़की खुली थी। तो हुआ कि ग्रीन कलर का मोल्ड एक फंगस होता है, उसके जो स्पोर्स होते हैं यानी उसकी जो बीज है वो आके उस पेट्री डिश के अंदर गिर गई। फिर उसको उन्होंने फेंक दिया था, मतलब टेस्ट कर रहे थे अपना, उसको डिस्कार्ड कर दिया था। तो उन्होंने देखा कि वो जो डिस्कार्डेड पेट्री डिश थी जिसके अंदर बैक्टीरिया को वो ग्रो करा रहे थे, हार्मफुल वाले बैक्टीरिया ग्रो हो रहे थे, उसके अंदर खिड़की खुली होने की वजह से ग्रीन मोल्ड के स्पोर यानी एक फंगस के स्पोर आ गए। उसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें पता चला कि अरे ये जो मोल्ड है उसने तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। जो बैक्टीरिया बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे थे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहे थे, ये जब स्पोर इसके अंदर आया उसकी वजह से ये ग्रो होना बंद कर दिए। इनफैक्ट बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो किल हो गए, मर भी गए। ही रियलाइज द मोल्ड रिलीज्ड अ सब्सटेंस दैट किल्ड द बैक्टीरिया। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इस मोल्ड के अंदर कुछ खास बात है कि ये जो मोल्ड है ना वो कोई सब्सटेंस ऐसा रिलीज कर रही है जो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। दिस चांस डिस्कवरी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द पेंसिलिन। तो ये बाई चांस हुआ था, उन्होंने प्रॉपर स्पोर डाल के टेस्ट नहीं किया था, वो तो खिड़की खुली थी और वो जो फंजाई था यानी मोल्ड जो है उसके स्पोर आके उसमें चले गए थे। तो बाई चांस ये डिस्कवर हो गया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया, अरे ये तो अजीब सी चीज़ हो रही है। तो इस तरीके से पेंसिलिन की डिस्कवरी हुई। द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पेंसिलिन का यूज़ किया गया। तो ऐसे इसके बारे में पता चला कि अगर ये जो मोल्ड है जब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे रहा है, उनको किल कर दे रहा है, तो क्यों ना इसको मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाए कि वो बीमारी जो बैक्टीरिया से हो रही है अगर उसमें हम इसको यूज़ करेंगे तो बीमारी ठीक हो सकती है। दो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ सिंस देयर डिस्कवरी, देयर इनडिस्क्रिमिनेट यूज हैज़ लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस।
अब ये बात तो सही है कि एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में, और इन्होंने मिलियंस ऑफ लाइफ को बचाया भी है, लोगों की ज़िंदगियों को बचाया भी है जब से इसको डिस्कवर किया गया है। लेकिन इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ की वजह से, यानी जब यूज़ करना है तब यूज़ नहीं कर रहे हैं, बेवजह यूज़ कर रहे हैं, जितना यूज़ करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, या तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या तो कम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सही से जो यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई है। अक्सर होता है ना कि डॉक्टर कहता है कि भैया ये 2 एंटीबायोटिक है, इसको 3 दिन तक आपको खाना है। अब 2 दिन के अंदर हमको आराम मिल गया तो बोलते हैं आप क्या तीसरे दिन खाएं, डॉक्टर तो दे ही देता है 3 दिन की दवा। लेकिन वो कोर्स पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि होता ये है ना कि जैसे कोई बैक्टीरिया है, उसको जान से मारने के लिए 3 गोली चलानी पड़ेगी। एक गोली जब इसको लगेगी तो घायल हो जाएगा, थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, दूसरी में और बिल्कुल कमज़ोर हो गया, एकदम लगेगा कि मर गया, लेकिन वो मरा नहीं है, अभी जिंदा है। यह हालत हो गई कि अब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। अगर इसको ऐसा ही छोड़ दोगे कि जा बख्श दिया तेरी जान, तो ये क्या करेगा जानते हो, कि बच गया किसी तरह से, धीरे धीरे ये ठीक होने लगेगा। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है ना, कोई इन्फेक्शन हुआ, हमारी बॉडी ने फाइट किया तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि अगली बार वो बीमारी होगी तो मुकाबला कर लेंगे। तो ये जो अपना घायल बैक्टीरिया है, ये धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा, फिर ये मल्टीप्लाई करने लगेगा, 1 से 2, 2 से 4। तो अब इस बैक्टीरिया के अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है। अगर इसको आप 3 गोली दे देते, पूरी तरह से मर जाता तो काम तमाम हो जाता। लेकिन आपने 2 ही दिन एंटीबायोटिक खाई तो उसकी वजह से बहुत कमज़ोर हो गया, आपके सिम्टम्स नॉर्मल हो गया, आपको लगा मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन वो बैक्टीरिया बच गया था, कमज़ोर था, धीरे धीरे रिकवर होगा और फिर से वो बीमारी आपको वापस हो सकती है। या जब दोबारा होगी बीमारी तो अब अगर 3 दिन भी खाओगे दवा ना तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो जो बैक्टीरिया पहले 3 गोली देने पे मर जाता था, अब उसको मारने के लिए 4 या 5 गोली देनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा एंटीबायोटिक, या हम कह सकते हैं ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी उसी सेम इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हो गया। नाउ डेज देयर आर न्यू हेडलाइंस, तो अब नई हेडलाइन हमको देखने को मिलती है अबाउट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, यानी जो एंटीबायोटिक है उसका रेसिस्टेंस बैक्टीरिया ने डेवलप कर लिया है, उसका मुकाबला करना सीख गया है। अब फिनोमेना कहते हैं घटना को, कोई चीज़ घटना होती है ना, कोई इवेंट, where bacteria that were earlier killed by a given antibiotic were found to survive and multiply despite treatment with that antibiotic। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा इवेंट, ऐसी घटना है जहाँ पर जो बैक्टीरिया है जो पहले किल हो जाते थे, मर जाते थे किसी एंटीबायोटिक से, वो सर्वाइव कर जा रहे हैं, अब मर नहीं रहे हैं बल्कि मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। और एंटीबायोटिक से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो लेकिन वो मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, ग्रो करे जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है, अब उस एंटीबायोटिक का वो मुकाबला कर ले रहे हैं। This makes common infections harder to treat and increase the risk of complication, prolonged illness and even death। इसकी वजह से जो कॉमन से इन्फेक्शन है उनको भी ट्रीट करना मुश्किल हो गया है, और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क, यानी वो बीमारी और ज़्यादा खराब रूप ले सकती है, डेंजर रूप ले सकती है, इसका रिस्क भी बढ़ गया है। और जो बीमारी पहले कुछ दिन में ठीक हो जाती थी, अब लंबे समय तक वो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस इन्फेक्शन की वजह से डेथ भी हो जाए। यानी जो पहले दवा दे के, एंटीबायोटिक दे के ठीक किया जा सकता था, अब लोगों की उसकी वजह से जान भी चली जा रही है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है। अब ऊपर यहाँ एक बॉक्स है, चलिए उसको समझते हैं। हाउ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। अब किस तरीके से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होता है। रेसिस्टेंस यानी किसी चीज़ का विरोध करना, किसी चीज़ को रोकना। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा तो वो एंटीबायोटिक के इफेक्ट को रोकेगा। एंटीबायोटिक क्या करती थी, बैक्टीरिया को मार देती थी, लेकिन अब बैक्टीरिया इनसे फाइट करने लगा है, इसके इफेक्ट को रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। तो ये होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, जो कि बॉडी के अंदर डेवलप होता है। तो किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब ये है आपकी एंटीबायोटिक्स। पहले हम देखते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट होता है रेसिस्टेंस का ह्यूमन बॉडी के अंदर। कोई बंदा बीमार हुआ, वो अस्पताल गया, मे हैव सीरियस इलनेस एंड गेट द केयर एट हॉस्पिटल। बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, वहाँ पर उसकी देखभाल होगी। अब कोई बैक्टीरियल बीमारी है तो वहाँ पर उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। स्प्रेड डायरेक्टली टू द अदर पेशेंट और इनडायरेक्टली थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स। एंटीबायोटिक देने की वजह से उसकी बीमारी ठीक होगी, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बच जाते हैं। ज़्यादातर तो मर जाएंगे अगर सही तरीके से एंटीबायोटिक्स दी गई तो, लेकिन कभी कभी कुछ बच जाते हैं। वो जो बैक्टीरिया बच जाते हैं उन्होंने एंटीबायोटिक के असर को झेला होता है, वो ट्रेंड हो जाते हैं, रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया बात करने की वजह से, सांस लेने की वजह से, या पेशेंट छींक रहा है, खांस रहा है तो उसके थ्रू एयर में चले जाते हैं, फिर ये स्प्रेड हो जाते हैं, वहाँ से फैल जाते हैं दूसरे पेशेंट को, या फिर इनडायरेक्टली जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, डॉक्टर हो गए या वहाँ साफ़ सफाई करने वाले जो हो गए, उनमें ये रेसिस्टेंस वाले बैक्टीरिया चले गए,
इस तरह से करते करते स्प्रेड हो जाता है ये हॉस्पिटल के अंदर थ्रू डर्टी सरफेस, यानी उस हॉस्पिटल के अंदर अगर प्रॉपर साफ सफाई नहीं होगी तो ये बैक्टीरिया फिर वहाँ फैल जाएगा। अब ये पेशेंट घर आ गया, घर में जो लोग होंगे वो इसके कांटेक्ट में आएंगे, उनके बॉडी के अंदर ये रेसिस्टेंस वाले बैक्टीरिया चले जाएंगे। तो इस तरीके से स्प्रेड रेसिस्टेंस बैक्टीरिया टू कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में ये स्प्रेड हो जाता है। एक बंदे को हुआ था, वहाँ से हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में कई सारे लोग थे, पेशेंट हो गया, हेल्थ वर्कर, उनको अंदर चला गया, फिर वहाँ से वो लोग अपने घर जाएंगे, तो वहाँ इस तरह से करते करते पूरी कम्युनिटी के अंदर फैल जाता है। तो एक तरीका तो ये होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे रेसिस्टेंस डेवलप होता है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन द बैक्टीरिया इन एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर जो बैक्टीरिया है उनके अंदर कैसे रेसिस्टेंस डेवलप होता है। अब जैसे काऊ हो गया, पिग हो गया, या हैन हो गई, मुर्गी, इनको एंटीबायोटिक्स दी गई, ये बीमार हुए तो इनको एंटीबायोटिक दी गई। अब इनके बॉडी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया ने रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया, उसके खिलाफ फाइट कर लिया और अपने आप को बचा लिया, जिंदा रह गए, ये रेसिस्टेंस डेवलप हो गया। अब इन एनिमल से जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, जैसे बटर हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, उसके अंदर भी वो बैक्टीरिया आ जाएंगे एक्सपोज थ्रू एनिमल फूड प्रोडक्ट्स, वो लोग कंज्यूम करेंगे तो इन लोगों के अंदर भी रेसिस्टेंस वाला बैक्टीरिया आएगा, ऐसे भी आ सकता है। या फिर इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है स्प्रेड थ्रू सॉइल इन द क्रॉप फील्ड, मैन्योर और एनिमल फीसीज, अब गाय के जो गोबर से खाद बनती है वो खेत के अंदर डाला, या इनके और जो फीसीज वगैरह हैं वो खेत के अंदर है। तो जब कोई क्रॉप ग्रो होता है, फसल ग्रो होती है, तो वो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेती है। अब उस सॉइल के अंदर इन एनिमल्स के फीसीज प्रेजेंट हैं, उनके अंदर रेसिस्टेंस वाले बैक्टीरिया होते हैं। जब इनसे न्यूट्रिएंट क्रॉप लेगा तो वो बैक्टीरिया भी उस क्रॉप के अंदर चले जाएंगे कि नहीं। उस क्रॉप को अगर इंसान इस्तेमाल करेगा, खाएगा, तो उसके अंदर वो रेसिस्टेंस वाले बैक्टीरिया चले जाएंगे। इट रीचेज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू क्रॉप प्रोड्यूस, तो फसल के अंदर गया, फसल इंसान ने खाई तो उसके अंदर चला गया। तो ये हो गया हाउ रेसिस्टेंस बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। और यहाँ क्या हमने देखा था, हाउ रेसिस्टेंस बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू ह्यूमन। तो रेसिस्टेंस वाले जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया जिनके अंदर एंटीबायोटिक से लड़ने की पावर आ गई है, वो ह्यूमन के थ्रू भी स्प्रेड हो सकते हैं या किसी एनिमल और प्लांट के थ्रू भी स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। एक्टिविटी 3.7 लेट अस इन्फर। चलिए कंक्लूड करते हैं अपनी बात को। स्टडी द इन्फोग्राफिक गिवन इन फिगर 3.5b। तो नीचे जो इन्फोग्राफिक आपको दिया है, ग्राफिक्स के फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसको जानते हैं। हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट कैसे हो जाते हैं, कैसे उन बैक्टीरियाज के अंदर एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत आ जाती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अ फ्यू माइक्रोज डेवलप रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, आपने एंटीबायोटिक ली, वो बैक्टीरिया मर गए, लेकिन सभी नहीं मरते, कुछ ऐसे रह गए जिसने उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया, ताकत डेवलप कर ली। जैसे ये देखो, ये ग्रीन वाले जो थे इनका तो काम तमाम हो गया, ये रेड वाला एक बच गया, इसके पास ताकत आ गई है। When antibiotics kill bacteria causing illness, they also kill good bacteria protecting the body from infection. अब जैसा कि आप जानते हो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे वाले भी बैक्टीरिया होते हैं, बुरे वाले भी बैक्टीरिया होते हैं। बुरे वाले बीमारी हमको कॉज करते हैं, हम चाहते हैं कि वो ना रहें, वो मर जाएं। अच्छे वालों को तो जिंदा रखना चाहते हैं ना। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स है वो अच्छा बुरा नहीं देखती, उसका काम है बैक्टीरिया को मारना। तो जो बीमारी कॉज कर रहे हैं वो बैक्टीरिया तो मरते ही हैं, साथ में अच्छे वाले बैक्टीरिया भी जो बॉडी को इन्फेक्शन से बचा रहे थे वो भी मर जाते हैं। तो अब इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने की चांस बढ़ गई कि नहीं। द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर। अब पहले तो स्टार्टिंग में कुछ ही बैक्टीरिया थे जिनके अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हुआ, वो बच गया किसी तरह से। ये धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं और अपने जैसे और भी बैक्टीरिया बनाने लगते हैं जिनके अंदर रेसिस्टेंस होता है, अपनी एक फौज खड़ी करने लगते हैं। सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को दूसरे बैक्टीरिया को भी ट्रांसफर कर देते हैं कि भैया हमारे पास ही ताकत आ गई, ऐसे लड़ना है, लो तुम भी बंदूक पकड़ लो और हमला कर दो। ये तो और खतरनाक कंडीशन हो जाती है कि अपने साथ और बैक्टीरियाज को जोड़ रहा है लड़ाई में। तो ये फिगर हमको क्या दिखा रही है, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैसे डेवलप होता है, ऊपर हमने देख लिया। एंड प्रिवेंटिव मेजर। चलिए प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बात करते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं। अब ये बच्चा गया मेडिकल स्टोर पे और कह रहा है कि आई नीड एंटीबायोटिक्स फॉर माई मदर, मुझे अपनी माँ के लिए एंटीबायोटिक्स चाहिए। शी हैड अ सोर थ्रॉट एंड अ फीवर, उसके गला गड़ रहा है, गले में प्रॉब्लम है और बुखार भी आ रहा है, हमको एंटीबायोटिक दे दीजिए। अब मेडिकल स्टोर वाला समझदार होगा, अच्छा होगा, तो क्या कहेगा, यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ले आओ, मतलब ऐसे अपने से नहीं ले लो। अक्सर लोग यही करते हैं, मेडिकल स्टोर गए कि भैया ये बीमारी है, ज़रा दवा दे दो, तो दे दिया दवा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। डॉक्टर का काम क्या है, वो देखेगा कौन सी बीमारी है, इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक सही रहेगी, कितना डोज इसको देना है, कि ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, अच्छे वाले बैक्टीरिया ज़्यादा मर जाएं, और अगर कम दे देगा तो बुरे वाले बैक्टीरिया बचे रह जाएंगे।
कितने दिन तक दें कि जो बैड वाले बैक्टीरिया है, बुरे वाले बैक्टीरिया है, उनका पूरी तरह से खात्मा हो जाए। क्योंकि अगर किसी तरीके से कुछ बच गए तो रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगी कि नहीं। तो डॉक्टर का ये पूरा काम होता है। अगर वैसे ही अपने से ले लोगे एंटीबायोटिक तो रेसिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा। तो मेडिकल स्टोर वाले ने अच्छा काम किया ना कि नहीं भैया डॉक्टर से लिखवा के लाओ, ऐसे हम नहीं देंगे। अब दूसरी स्टोरी देखो यहाँ पर, आर यू गिविंग एंटीबायोटिक्स टू योर कैटल, क्या आप एंटीबायोटिक दे रहे हो अपने कैटल को? तो उसने कहा नहीं, आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक, मैं कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब देखो ये बच्चे बता रहे हैं इस बड़े आदमी को, नो नो डू नॉट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू योर कैटल, अपने कैटल को एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप ना दो। तो ये बच्चे ये टॉपिक पढ़ चुके हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तभी उनको पता चल गया कि एंटीबायोटिक से क्या नुकसान होगा। अगर हम बेवजह देंगे या जितना देना चाहिए उतना नहीं देंगे तो क्या होगा। तो ये बच्चे बता रहे हैं इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अदरवाइज, तो इसकी वजह से आप इंजेक्शन दोगे ना एंटीबायोटिक का तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो तब तक एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए, ये बताया जा रहा है मेन। हाउ डू यू थिंक द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हैज़ बीन डेवलप्ड इन बैक्टीरियल पैथोजन, अब आपको क्या लगता है ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कैसे डेवलप हुआ होगा बैक्टीरियल पैथोजन के अंदर, यानी वो पैथोजन जो कि बैक्टीरिया है। तो कैसे डेवलप हुआ ये पूरी कहानी आपको यहाँ दी है जो हमने यहाँ डिस्कस किया, ऐसे ऐसे होता है ये डेवलप। व्हाट प्रिकॉशंस मे बी टेकन टू रिड्यूस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, वो कौन से प्रिकॉशंस है जो कि लेने चाहिए ताकि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को हम रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। तो उसके बारे में भी नीचे दिया हुआ है कि भैया जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, जब लिख के दे तभी एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, और जितना कहे, जितनी डोज लेनी है, जिस पावर की लेनी है उस हिसाब से काम करना है। हो सके तो एंटीबायोटिक का यूज़ ना करो, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक यूज़ नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि लेने चाहिए। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वी मस्ट यूज़ एंटीबायोटिक्स वाइजली, अगर इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमको एंटीबायोटिक को बहुत समझदारी से यूज़ करना चाहिए। कैसे समझदारी से यूज़ करना चाहिए? ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे कि हाँ अब आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तभी देना चाहिए। इन करेक्ट डोज, डॉक्टर बताएगा भैया इतना डोज लेना है। अलग अलग पावर की आती है ना एंटीबायोटिक, हल्की ले लोगे तो बैक्टीरिया बचे रह जाएंगे, ज़्यादा पावरफुल ले लोगे तो अच्छे वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे। एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन, सही ड्यूरेशन तक लेना है। जैसे कहा डॉक्टर ने 3 दिन तक लेना है, 5 दिन तक लेना है तो उतने दिन तक लेना है, उससे कम या ज़्यादा नहीं करना है। अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज हेल्प्स प्रिवेंट द राइज ऑफ रेसिस्टेंस बैक्टीरिया एंड कीप्स एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर बेवजह एंटीबायोटिक के यूज़ को हम अवॉइड करेंगे, उससे बचेंगे, तो इससे जो रेसिस्टेंस बैक्टीरिया बढ़ रहा है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी ये जो एंटीबायोटिक है वो इफेक्टिव रहेंगी। वरना आगे जो फ्यूचर हमारी जनरेशन है वो एंटीबायोटिक खाएगी और फ़ायदे नहीं होगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया रेसिस्टेंस पूरी तरह डेवलप कर चुके हैं। अब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, जो बहुत परंपरा हमारी चली आ रही, जैसे आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, हैव बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर मैनी ईयर्स, तो इंडिया के अंदर बहुत सालों से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। टू मैनेज कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स दे यूज़ नेचुरल सब्सटेंस, तो इनके अंदर हम नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे हर्ब्स हो गया, ऑयल्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फॉर मैनेजिंग इलनेस एंड प्रमोटिंग रिकवरी, तो बीमारी के इलाज करने के लिए, ठीक हो जाए इसको प्रमोट करने के लिए। एंड फोकस ऑन हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड बैलेंस डाइट, और मेन फोकस इसके अंदर ये होता है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी हो और बैलेंस डाइट हम लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से हम बचे रहें, इलाज की नौबत ही ना आए, पहले ही प्रिवेंट कर लें। वही जो हमने फ्रेज पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वाइल दीज सिस्टम्स कैन हेल्प with common condition and are useful for everyday well-being, they may not be effective for all diseases and at all stages। अब ये जो सिस्टम है हमारे ट्रेडिशनल वाला, आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, ये कुछ कंडीशंस में तो हमको हेल्प करते हैं और एवरीडे वेल-बींग के लिए, रोज़ाना की ज़िंदगी में ठीक ठाक रहें उसके लिए यूज़फुल तो हैं, लेकिन ये सारी ही बीमारी के लिए इफेक्टिव नहीं है। या कुछ ऐसी बीमारी होती है जो काफ़ी आगे की स्टेज तक पहुँच गई होती है, काफ़ी कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो फिर उसके अंदर दूसरे मेथड का हमको यूज़ करना पड़ता है। थेरेपीज़ फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिकेशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड रिहैबिलिटेशन। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए जो थेरेपीज़ दी जाती है, थेरेपीज़ मतलब एक तरह का ट्रीटमेंट जो दिया जाता है। अब ये थेरेपीज़ कई टाइप की हो सकती है, जैसे मेडिकल थेरेपी हो गई जिसके अंदर दवा वगैरह दी जाती है, यानी मेडिसिन के थ्रू उस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को या तो ठीक किया जाएगा या उसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाएगा। हर बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती, जैसे डायबिटीज़ हो जाता है तो वो चलता है, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो वो चलती रहती है लाइफ में, लेकिन उसको थेरेपीज़ के थ्रू कंट्रोल किया जाता है कि सिम्टम्स कंट्रोल में रहे, आदमी नॉर्मल वर्क करता रहे, वो बीमारी भी अपना चल रही है साथ में। तो मेडिकल थेरेपी हो गया या फिजिकल थेरेपी हो गया जिसके अंदर एक्सरसाइज वगैरह, मसाज वगैरह कराई जाती है। तो जो थेरेपीज़ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए
उनका फोकस होता है मैनेजिंग सिम्टम्स को मैनेज करना, सिम्टम कंट्रोल में आ जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, यानी उस बीमारी से होने वाली प्रॉब्लम को ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके कि आदमी एक नॉर्मल लाइफ जिए। अब ये कैसे होता है? मेडिकेशन के थ्रू दवाइयाँ दी जाती है, लाइफ स्टाइल चेंज किया जाएगा कि भैया ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, वो नहीं खाना, ऐसा करके भी उस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और रिहैबिलिटेशन, अब रिहैबिलिटेशन में बेसिकली ये होता है कि जैसे हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी जैसे पहले थी वैसे नहीं हो पाती, पहले जिस तरह से प्रॉपर वर्क कर रही थी अब उस तरह वर्क नहीं कर पा रही है। तो रिहैबिलिटेशन के थ्रू हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी जितना हो सके उतना नॉर्मली वर्क करे, यानी उस बीमारी से ज़्यादा हम रिकवर कर सकें। जैसे स्ट्रोक वगैरह आता है तो उसके बाद मूवमेंट में, बात करने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पर रिहैबिलिटेशन किया जाता है ताकि वापस से आदमी मूवमेंट करने लगे जैसा नॉर्मल करता था, जैसे प्रॉपर बात करता था वैसे बात करने लगे। ठीक है, तो ये होता है, उसके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लो कोई इंजरी हो गई, चोट लग गई, अब चल फिर नहीं पा रहा है आदमी, तो वहाँ पर रिहैबिलिटेशन किया जाता है, कुछ सर्टेन एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है जिससे कि वो वापस से चलने लगे, यानी पहली जो स्टेज थी बीमार होने से पहले जैसा था वो वैसा बनाने के लिए जो कोशिश की जाती है वो आता है रिहैबिलिटेशन के अंदर। अर्ली डायग्नोसिस एंड कॉन्टिन्यूअस केयर आर की टू कंट्रोल द डिजीज प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। अगर किसी बीमारी को हम अर्ली डायग्नोज कर लेंगे, पता लगा लेंगे हाँ ये बीमारी है, तो टाइम से उसका इलाज हो जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस केयर, लगातार देखभाल करना, ये की है डिजीज़ के प्रोग्रेशन को कंट्रोल करने की, यानी बीमारी ज़्यादा ना बढ़ने पाए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले पता चल जाए कि बीमारी क्या है, केयर हो जाए उसकी, तो बीमारी आगे ना बढ़ पाएगी और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं यानी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं वो ना हो पाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मुझे थैंक्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर स्नैपशॉट्स है, चलिए देख लेते हैं शॉर्ट में। तो हेल्थ के अंदर फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, ये तीनों चीज़ आती है। खाली ऐसा नहीं कि बीमार ना हो तो आप हेल्दी हो, ये तीनों चीज़ें देखी जाएंगी। अगर हम हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो ये मदद करेगा हमको एक्टिव और हेल्दी रहने में। अच्छी हेल्थ हमारे मूड को भी इंप्रूव करती है। हेल्थ और हैप्पीनेस बहुत क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है। डिजीज़ क्या करती है? नॉर्मल जो वर्किंग है बॉडी और माइंड की उसको अफेक्ट करती है। सिम्टम्स वो चीज़ें हैं जो कि हम फील करते हैं, जैसा कि पेन हो गया, टायर्डनेस हो गया यानी थकान हो गया। और साइंस वो चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे फीवर है, चाहे जितना आप बहाने मारो लेकिन थर्मामीटर लगा के चेक हो जाएगा कि बुखार नहीं, स्कूल जाना पड़ेगा, रैशेस दिखाई पड़ेंगे बाहर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, इसकी वजह होती है लाइफ स्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ना कि जर्म्स की वजह से ये नहीं होते। दे कैन ऑफन बी प्रिवेंटेड, इनको अक्सर हम बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं होने से, हेल्दी हैबिट से, लाइफ स्टाइल चेंज करके और रेगुलर एक्सरसाइज से। वहीं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये पैथोजन कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या वॉर्म्स हो गया। हमारा जो इम्यून सिस्टम वो मदद करता है प्रोटेक्ट करने में हमको हार्मफुल पैथोजेंस से। वैक्सीन्स क्या करती है? ट्रेन करती है इम्यून सिस्टम को यूजिंग डेड, वीकेंड और हार्मलेस पार्ट ऑफ जर्म टू प्रिवेंट डिजीज। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग एंड क्योरिंग डिजीज। किसी बीमारी के इलाज के लिए डायग्नोसिस यानी पहले पता तो चले कौन सी बीमारी है, इसको कहते हैं डायग्नोज करना, और फिर उसका इलाज, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इससे हम मैनेज या क्योर कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ को। कुछ बीमारी होती है जिसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, वो बीमारी पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकती, तो वहाँ पर सिर्फ मैनेज किया जाता है। और कुछ ऐसी होती है इसका क्योर होता है, इलाज हो जाएगा, पूरी तरह ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो ये था इस पूरे चैप्टर के अंदर। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।